नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड में हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा में रिश्तेदारों की भर्ती का मामला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, नियुक्तियों के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग। कहा, अनियमित नियुक्तियों को किया जाए निरस्त। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल। विधानसभा भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई जांच को लेकर धरना प्रदर्शन। विधानसभा के गेट पर बैठकर जताया विरोध। उत्तराखंड में नए जिलों के गठन को लेकर गरमाई राजनीति। कांग्रेस और भाजपा में फंसा नए जिलों का गठन। नए जिले बनने से राज्य के विकास में आएगी तेजी। मां नंदा देवी महोत्सव शुरू। कदली वृक्ष लाने टीम हुई रवाना। भजन कीर्तन और पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ 120वां समारोह। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। प्रेम धोखे का आरोप लगाते हुए प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। प्रेमिका की मां की भी की हत्या। आरोपी ने थाने में जाकर किया सरेंडर। पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मसूरी गोलीकांड के 28वीं बरसी पर शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान धामी ने शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं सर्वप्रथम शहीद आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से हमें यह राज्य प्राप्त हुआ। हमारे शहीद आंदोलनकारियों ने मां की ममता, बहन की राखी, बच्चों के दिलार को छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़कर राज्य के लिए शहादत दी। अच्छा है तो मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने की ओर काम कर रहे हैं, भारत को दुनिया का नंबर 1 भारत बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें छोटा ही योगदान होगा, भले गिलहरी की तरह योगदान होगा, वो हमारे उत्तराखंड का भी योगदान होगा। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर जैसा कि अभी गणेश जोशी जी ने कहा, अभी 2-3 मुद्दे एक साथ आए हुए हैं। एक आया है हमारे पास हमारी मातृशक्ति का जो आरक्षण था 30% का आरक्षण था, उसमें माननीय न्यायालय ने अपना फैसला दिया है, लेकिन हमने तय किया है कि हम किसी भी कीमत पर हम उसकी पुरजोर पैरवी करेंगे अपनी माताओं बहनों के लिए। हमें अगर उच्चतम न्यायालय में अब जाना पड़ रहा है तो हम उच्चतम न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के बाद अब विधानसभा में नियुक्तियों का मुद्दा गर्मा गया है। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों की जांच हो और उन्हें गलत पाए जाने पर तुरंत रद्द किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्र में यह भी कहा कि आगे की नियुक्तियों के लिए पारदर्शिता लाई जाए। इसके बाद अब सभी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी पर टिकी हुई हैं कि वो क्या एक्शन लेती हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने 2015 में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती पर भी विजिलेंस की जांच बिठा दी है। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा में हुई चोर दरवाजे से नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के गेट पर बैठकर विरोध जताया। उन्होंने विधानसभा भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग की है, लिहाजा मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बंद करो, नौकरियों में घोटाला
उत्तराखंड के दिनेशपुर से पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने प्रेस वार्ता की। भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की ओर से अपने परिवार के लोगों को सरकारी विभागों में नौकरी दिलाई जाने को लेकर निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। महाजन ने कहा कि अपने परिवार और अपने चहेते को सरकारी नौकरियां दिलाने का काम भाजपा सरकार कर रही है, जिसमें प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अभी जो पूरे उत्तराखंड में जो एक एससी का जो मामला चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसमें क्या हुआ, पेपर लीक हुआ, हंगामा मचा हुआ है। उसके बाद विधानसभा का में अवैध जो स्पीकर द्वारा जो लोगों को पोस्टिंग दी गई, 74 लोगों को दी गई, उससे पहले 168 लोगों को दी गई और वो देखा गया, वो लिस्ट देखा गया तो सब बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदार नातेदार थे, बड़े बड़े मंत्रियों के जिसके रिश्तेदार नहीं है तो उन्होंने अपने जो पीएस है, पर्सनल सेक्रेटरी, उनको लगा दिया, उनके घरवाली को लगा दिया। तो जो मैं समझता हूँ वो इतनी गलत है कि जिसके जितनी घोर निंदा की जाए, वो भर्त्सना की जाए, वो कम है। आप पे यदि आपके पास पावर है, जो पावर आपको पब्लिक ने दिया है, उस पावर का यूज सबके भलाई के लिए और निष्पक्ष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नए जिलों पर आई प्रतिक्रिया के बाद प्रदेश भर में यह मुद्दा काफी गर्मा गया है। सत्तासीन पार्टी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल के नेता राज्य के नए जिलों के गठन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सत्ता में बैठे नेता नए जिले के फायदे गिना रहे हैं तो विपक्ष कह रहा है कि यह जिले पहले से सियासी पेच में फंसे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि नए जिले के जो प्रस्ताव लंबे अरसे से फाइलों में दफन है, क्या उनके नाम की मोहर इस बार लग पाएगी? ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में 6 से 7 नए जिले बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी साफ संकेत भी दे चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी के अनुसार नए जिलों के गठन में प्रदेश की जनता से संवाद किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम धामी के नए जिलों के गठन के बयान के बाद से नए जिलों का गठन लगभग तय हो चुका है। देखिए, ये मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में नए जिले के नाम की फिर से चर्चा जोरों शोरों पर है और ये जरूरी भी है क्योंकि नए जिलों के गठन की लोगों को अरसे से आस बनी हुई है। नए जिलों रुड़की, काशीपुर, रामनगर, कोटद्वार और रानीखेत ने नाम चर्चा में है। आपको बता दें कि प्रदेश में नए जिलों की मांग काफी समय से हो रही है। 15 अगस्त 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सबसे पहले उत्तराखंड में 4 जिले बनाने का ऐलान किया। इसमें यमुनोत्री, कोटद्वार, रानीखेत और डीडीहाट जैसे क्षेत्रों के नाम थे। निशंक की विदाई के बाद बीसी खंडूरी सरकार ने इन जिलों का जीओ भी जारी किया, लेकिन सत्ता से भाजपा की विदाई के बाद नए जिलों के गठन का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। तब भाजपा सरकार ने कोटद्वार, यमुनोत्री, रानीखेत और डीडीहाट जिले का शासनादेश जारी किया। भाजपा की विदाई के बाद कांग्रेस की विजय बहुगुणा सरकार ने नए जिलों को लेकर राजस्व परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति भी की, लेकिन नए जिलों के गठन की प्रक्रिया कभी भी आगे नहीं बढ़ पाई। कांग्रेस राज में जिलों की संख्या को बढ़ाया गया था, जिसमें गैरसैंण, रानीखेत, डीडीहाट, खटीमा, काशीपुर, कोटद्वार, यमुनोत्री, बीरोखाल और रुड़की को जिला बनाने पर विचार हुआ और विधानसभा में 100 करोड़ का बजट भी पास हुआ, लेकिन सब कुछ फाइलों में है, बात वही है, आगे बढ़ी ही नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेश की जनता से संवाद करने के बाद नए जिलों के गठन की प्रतिक्रिया पर कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने भी नए जिलों के गठन पर मीडिया से बात की। दास ने कहा कि उत्तराखंड के यूपी से अलग होने के बाद प्रदेश के विकास कार्यों में कहीं न कहीं तेजी आई है, लेकिन एक मजबूत ढांचे और प्रदेश के सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। तो तब नए जिलों का गठन के साथ साथ नए मंडल भी बनेंगे। अच्छी बन सकती है, मगर वो सुचारू रूप में कैसे चले, इससे पहले मेरा मानना है कि हमको प्रदेश की आमदनी को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए नियोजन करने की आवश्यकता है। प्रदेश की आमदनी अच्छी होगी, जिले भी बनेंगे, मंडल भी बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री
ईमानदारी से काम कर रहे हैं, निष्ठा से काम कर रहे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इधर उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहीं न कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी पर तंज कसा और कहा कि नए जिलों के गठन पर उन्होंने पहले ही होमवर्क किया है। बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूने हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो उससे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहाँ से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं, 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं। ऐसे में अगर राज्य में नए जिले गठित होते हैं तो धामी सिकंदर साबित होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये बीजेपी द्वारा भू कानून, कॉमन सिविल कोड, भर्ती घोटालों जैसे मुद्दों से महज लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश होगी। एवन टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु बिरमोला की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित मां नंदा देवी महोत्सव का कादली वृक्ष के लिए टीम को विधिवत विधान से विदा कर आगाज हुआ। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विधायक सरिता आर्या और सुमित हृदय की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कदली वृक्ष लेने जाने वाली टीम को विदा किया। नैनीताल में विश्व प्रसिद्ध मां नंदा देवी महोत्सव के पहले दिन मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कदली वृक्ष को लेने के लिए टीम रवाना हुई। टीम को धूमधाम से भजन कीर्तन और पूजा अर्चना के साथ विदा किया गया। आयोजक समिति के राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश बावाड़ी ने बताया कि महोत्सव इस बार 120वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। यहां से भक्तों की टीम ढोल नगाड़ों के साथ कदली वृक्ष लेने के लिए रवाना हुई है। इसके बाद मूर्ति निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद 4 सितंबर से महोत्सव अपने यौवन पर आएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां मां नंदा सुनंदा का ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ हो गया। मेले का अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और विधायक मनोज तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। 1 सप्ताह चलने वाले इस मेले में राज परिवार के वंशजों द्वारा पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें, यह मेला अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें पूजा अर्चना के साथ उत्तराखंड की संस्कृति की एक बेमिसाल झलक मिलती है। वहीं सांसद अजय टमटा ने बताया कि पौराणिक समय से चले आ रहे इस मेले का एक अपना सांस्कृतिक महत्व है, जो उत्तराखंड सरकार की एक अनमोल धरोहर है। मां नंदा देवी के इस पावन ऐतिहासिक पर्व जो वर्षों से अनादि समय से लगातार मनाया जा रहा है, और मां के प्रति जो भक्त हैं उनका ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में लगातार नियमित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसको लगातार हर वर्ष बढ़ चढ़ करके करने का काम हमारे अल्मोड़ा के जो आसपास के क्षेत्र हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। ये एक ऐतिहासिक मेला है और ये हमारी एक प्रकार की संस्कृति को धरोहर रखने का सबसे बड़ा मां नंदा देवी के इस मेले का आयोजन वर्षों से होता रहा है। सबकी मां नंदा सुनंदा आराध्य देवी है, कुल देवी है, और हम सब लोग इसको एक मेले के रूप में और कैसे इसकी दिव्यता को लेके, इसकी भव्यता को लेके और क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सबको काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी धार्मिक आस्थाएं भी बने रहे और संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके संरक्षण के लिए भी काम करें। मैं इस अवसर पर सभी को ढेर सारी बधाई देता हूं। उत्तराखंड के काशीपुर में डबल मर्डर मामले को लेकर कोतवाली में एसएसपी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में एसपी ने मामला खुलासा करते हुए बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी गई है। आपको बता दें, इमली चौक में एक आशिक ने प्रेमिका सहित उसकी मां को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात करने के बाद आरोपी ने खुद कोतवाली पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। काशीपुर में सूचना मिली कि डबल मर्डर हो चुका है, तो वहाँ पे शिवा 22 to 23 ईयर्स ओल्ड लड़की है और उनकी मम्मी शबाना 45 ईयर्स ओल्ड मैडम है। तो उन दोनों का मर्डर हुआ था, तो उसकी खुलासा हो चुके हैं। जो अभियुक्त थे उसने खुद थाने में आके कबूल दिए। उसके निशानदेही पे हमने मर्डर वेपन भी हमने बरामद कर लिया है। इनका 12-13 साल से अफेयर था। अफेयर में अनबनी को लेकर मर्डर हुआ है। अच्छी इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर जिला स्तर और तहसीलों में बेरोजगार संगठन उच्च स्तरीय जांच की मांग करते नजर आ रहे हैं। वहीं खटीमा में भी बेरोजगार संगठनों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और भर्ती घोटाले को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। हम लोगों ने 10 साल से उनको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से विधायक रहे हैं, तो हम लोगों की थोड़ी बात तो सुननी चाहिए ना उनको। तो सर हम लोग बस यही कहना चाह रहे हैं, अभी इस टाइम क्या हो रहा है, भर्ती परीक्षाओं की जांच चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वो जो दूसरी भर्ती है ना उसके चक्कर में बाकी सारी भर्तियाँ आप लगाओ। एफआरओ की भर्ती पीछे कर दी इन्होंने और दिसंबर से पहले कोई चांस नहीं कि हो जाए कोई भी भर्ती। तो अभी जो ज्ञापन सौंपा है किन किन मांगों को लेकर सौंपा है? ये पहला तो यही है कि भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली हुई है वो दोबारा से ना हो। मेरा यही मांग है कि फटाफट क्या कहते हैं सिलेबस को चेंज करें और एग्जाम को भी कराएं सही तरीके से। और ये ये भ्रष्टाचार हो रही है, धांधली हो रही है, उसको भी समाप्ति कर दें, क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे कब तक पढ़ेंगे? हम इतनी देर तक मेहनत करते हैं, 2-3 बजे तक रात में देखते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे क्या? पढ़ाई हुआ घर वाले भी इनसे पैसा भी नहीं है पढ़ने के लिए। उत्तराखंड के बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने लाल कुआं स्थित खड़गपुर पहुंचकर मृतक युवती के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य काफी भावुक हो गई। वहीं उन्होंने मृतक युवती के परिजनों को सरकार से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों को जमकर लताड़ भी लगाई और दिशा निर्देश दिए हैं कि तत्काल आरोपियों पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही परिवार को भरोसा दिया कि इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी कि यह घटना प्रदेश के लिए नाजीर साबित होगी। बता दें कि मोटा हल्दू खड़गपुर में 3 अगस्त को लापता अंजलि उर्फ प्रिया को युवक ने हत्या कर दी थी और शव जंगल से बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने किक्षा निवासी मुख्य आरोपी यामीन और उसके साथी सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लापरवाही के अलावा भी जब इतना बड़ा मुकदमा एक SC बालिका के साथ में हुआ, उसके बाद में तुरंत ही अपने आप ही एट्रोसिटी एक्ट लग जाना चाहिए था, लेकिन उसमें अभी तक में पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की अथवा गंभीरता से नहीं लिया या वो परिजन बोल नहीं पाए, तो ये अपने आप में बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इस बात की भी है कि यदि वो परिवार यदि चौकी में सबसे पहले जब मुकदमा दर्ज करने गया तो उस चौकी इंचार्ज के द्वारा उनके साथ में जो व्यवहार संवेदनशीलता के साथ में किया जाना चाहिए वो आचरण भी नहीं अपनाया गया। परिवार को बामुश्किल SSP के पास जाके जो है मुकदमा के लिए आग्रह करना पड़ा। यह भी मैं समझती हूँ कि पुलिस की पूरी प्रणाली जो है कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में दिक्कत रही होगी। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी हमारे यहाँ आई थी। ये दुखद घड़ी में इनको संभावना देने के लिए आई थी, इसके लिए उनका धन्यवाद, उनका आभार। पर लेकिन अभी तक उन्होंने जो भी यहाँ पर बातें कही, उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में आपके साथ जो गलत हुआ उनको कठोर सजा मिलेगी। और उन्होंने SSP वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी यहाँ से दूरभाष के हरिद्वार में जिला पंचायत चुनावों के ऐलान के साथ पंचायत राजनीति में दबदबा रखने वाली बसपा तैयारियों में जुट गई है। शिवालिक नगर स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी गयाचरण दिनकर ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान बसपा प्रदेश प्रभारी गयाचरण दिनकर मीडिया से मुखातिब भी हुए। उन्होंने इस बार जिला पंचायत में बसपा का बोर्ड बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 44 जिला पंचायत की सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और पार्टी इन चुनावों में बम्पर जीत हासिल करेगी। आपको बता दें, बसपा का हरिद्वार जिला पंचायत राजनीति में दबदबा रहा है। पार्टी के अब तक 3 जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी इन तीनों स्तरों के चुनाव पर पैनी निगाह रखे हुए है। विशेष करके बहुजन समाज पार्टी जैसे अन्य दल करते हैं, तो उन दलों की भांति बहुजन समाज पार्टी भी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र 44 है, 44 में से 44 पर कैंडिडेट उतारेगी। ये बसपा समर्थित उम्मीदवार भारी तादाद में जीत करके आएंगे। अंततः बोर्ड बहुजन समाज पार्टी का बनना है। पौड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में बिजली उत्पादन करने वालों के साथ सोलर प्लांट चलाने वालों के लाभार्थियों ने CFA की राशि निकालने में कमीशन मांगने के आरोप लगाए हैं। पौड़ी के ओड्डा काम करने वाले लाभार्थियों ने यह आरोप UREDA के CPO नीरज गर्ग पर लगाए हैं।
डीएस रावत ने बताया कि उनको मिलने वाली 2 करोड़ से ऊपर की सीएफए राशि को निकालने के लिए कमीशन मांगा गया है। ऐसा करते अधिकारी उनका आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। रावत ने बताया कि साल भर से केंद्र सरकार के सीएफए फंड की 8 करोड़ से ज्यादा धनराशि पहाड़ को सोलर प्लांट लाभार्थियों को निर्गत न करने पर केंद्र सरकार के एमएनआरई मंत्रालय ने यूआरईडीए को सरकार के संबंधित विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को मेल भेजा है और आगे प्रोजेक्ट नहीं देने की भी चेतावनी दी है। इससे उत्तराखंड को वैकल्पिक और सोलर ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करने के मुख्यमंत्री धामी के सपने को बड़ा झटका लगने की भी संभावना है। ये देखिए 11 जुलाई 2022 का लेटर है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर इन लोगों को आपने, इन जनरेटरों को आपने पैसा नहीं दिया तो आपको आगे से कोई स्कीम नहीं मिलेगी, कोई आपको नहीं मिलेगा। लेटर है, ये एमएनआरई की मेल है, मेरा नहीं है, एमएनआरई की मेल है। इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि जब तक आप पैसा रिलीज नहीं करोगे, इनको पैसा रिलीज नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब ये जब तक हमारा पैसा लटकाएंगे उत्तराखंड को कुछ नहीं मिलने वाला है। एमएनआरई सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलेगा और हम नहीं चाहते हमारे नुकसान हो पकड़ का। इसकी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मेरे द्वारा इसमें जो एक्शन हो रहा है मेरे द्वारा, क्योंकि अभी यहाँ पे पौड़ी में 1 महीना हुआ है मुझे ज्वाइन करे हुए, और ये डिस्पर्सिंग सब्सिडी डिस्पर्स का जो मैटर है, तो हमारे जो परियोजना नियंत्रक होते हैं वो मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी होते हैं, तो उनके गाइडलाइन के अनुसार ही मैं इसमें आगे जो है जो भी कार्य होगा वो उनके गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा। सब्सिडी डिस्बर्स आप जो कह रहे हैं कि भी नहीं हो पा रहा है या कब होगा, तो एक बार मैडम से ही डिस्कशन होगा, उसके बाद ही इसमें कुछ मैं आपको अंतिम निर्णय दे पाएंगे। खबर चमोली जिले की है, जहां वेतन नहीं मिलने से परेशान अतिथि शिक्षकों ने माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। यह धरना मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोपेश्वर पर शुरू हुआ। बता दें, अतिथि शिक्षकों ने 24 अगस्त को सांकेतिक धरना मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिया था। इसको लेकर उच्च अधिकारियों ने 31 अगस्त तक वेतन देने की बात कही, लेकिन 31 अगस्त को भी वेतन नहीं मिलने के आदेश जारी हुए। इससे अतिथि शिक्षकों ने खुद को ठगा महसूस किया और विरोध में शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। इसमें अध्यापिका अपने छोटे बच्चों को लेकर धरने पर बैठी हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी केवल आश्वासन ही दे रहे हैं, कोई भी सकारात्मक कार्रवाई विभाग ने नहीं की है। सबके लिए सबको वेतन मिलता है। ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है, तो उसमें इनका जो विशेष मांग यही है कि भाई जो अवकाश की अवधि है उस अवधि का इनको मानदेय दिया जाए, ऐसे इनकी मांग है। और इस पर अंतिम निर्णय में मुख्य शिक्षा अधिकारी दे दिया जाना है। वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, जब वो आएंगे तो उस पर निर्णय लेंगे। विशेष तौर पर मुझे इसमें ये कहना है कि जो इनकी नियुक्ति है जिस शासन देश के तहत हुई है 1023 जो शासन देश है आपका 22 नवंबर 2018 का, इसमें 12वां बिंदु है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उक्त अनुसार शिक्षण कार्य हेतु रखे गए अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय ₹15,000 अब जो 25,000 हो गया की दर से अनुमान्य होगा तथा प्रतिमाह 1 दिन की दर से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। कार्य किए जाने की अवधि का ही वेतन अनुमान्य होगा। 24 तारीख को हम लोग यहाँ पे एक दिवसीय सांकेतिक धरना में बैठे हुए थे और उस धरना में प्रशासन अधिकारी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 31 अगस्त तक आप लोगों के लिए कोई ना कोई लिखित कार्रवाई की जाएगी या लिखित किया जाएगा जहाँ तक वेतन मिल सके। लेकिन आज तक 1 तारीख हो गई, तक हमारे लिए कोई लिखित आदेश नहीं हुआ, जिस कारण मजबूरन हम लोगों को अपने छोटे बच्चे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN TV। नमस्कार।